जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज आपके लेकर के आए हैं बहुत ही अच्छा मॉडल पेपर यानी सॉल्व प्रैक्टिस पेपर अग्रवाल का, जो बायोलॉजी इंटरमीडिएट के लिए है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो हमारे 2024 में बैठने वाले छात्र हैं। तो ये रहा आपका मॉडल पेपर, आपको प्रैक्टिस सेट के साथ हल करवाते हैं। समय आपको दिया हुआ है, समय आपका तो 3.25 घंटे है। विद्यार्थी को 3 घंटे में प्रश्न पत्र पूर्ण करने का अभ्यास दिया जाता है। देखिए बच्चों, एक बात आप मेरे ध्यान से सुन लो। जितने भी क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, इन क्वेश्चनों को आप एक नोट्स बना लीजिए और उन नोट्स को आप लिखने का अभ्यास कर ले, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। तो समय कम रहते रहते आप अगर आपको अभ्यास बन जाएगा तो दिक्कत नहीं होगी। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। और तो देखिए किस तरह से पूछे जाने वाले हैं। तो ये है पहला आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सही विकल्प के सामने सही का आपको सही निशान लगाने हैं, और फिर उसके बाद में आपको लिखित के क्वेश्चन दिखाए जाएंगे। तो क्वेश्चन आपका इस तरह से है, जंतुओं का एक ऐसा समूह जो वंश क्रम से संबंध है तथा समान लक्षण साझा करता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो उसे कहते क्या हैं? जी हाँ, क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं नस्ल। ये सही है, ऑप्शन है आपका। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, मनुष्य की इंसुलिन में सी पेप्टाइड क्या करती है? तो सी पेप्टाइड जो है प्रो इंसुलिन के परिपक्वन से इंसुलिन बनते समय हटा दिया जाता है, यानी ऑप्शन थर्ड आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके आ गया स्क्रीन पर। ये रहा आपका स्क्रीन पर ये क्वेश्चन। आरएनए अंतरक्षेप में जीनों का मौनीकरण क्रिया किससे होता है? तो ये है DsRNA अर्थात डबल स्टैंडर्ड आरएनए। ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपका है, पशुपालन में अंतः प्रजनन कराया जाता है क्योंकि? पशुपालन में अंतः प्रजनन क्यों कराया जाता है? क्योंकि ये समयुग्मजता बढ़ाता है, इसलिए। तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। तो इस तरह से आपके ये क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के। अब आपको ले चलते हैं आपको लिखित दुनिया में, जहाँ पर आप लिखेंगे यानी टिक मार्क हट जाएगा। अब आपको लिखित प्रश्न का उत्तर देना होगा। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। सेकंड, ये दूसरे से ये क्वेश्चन कह रहा है, ये आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दावलियों में सही विकासीय क्रम को व्यवस्थित कीजिए। हाँ, तो देखिए पहले आपको क्वेश्चन ही दिखा दे। ये दूसरे क्वेश्चन में का खा गा घा, तीसरे में देखिए का खा गा घा है। ये आपके जो आपके पहले के का खा गा घा है, ये एक नंबर के हैं। दूसरे में देखिए ये आपके तीसरे का खा गा में ये आपके 2 नंबर के दिए गए हैं। तीसरा है, चौथा में का खा गा घा, ये भी आपके 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ये 3 नंबर के होंगे। पांचवें में आपको भी 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये भी 3 नंबर का होगा। और छठे में आपको 4 क्वेश्चन हैं, ये भी आपका 6 में आपका भी ये भी 4 क्वेश्चन है, ये भी 3 नंबर का होगा। और 7वां क्वेश्चन ये आपका विकल्पित है, मतलब कि 7वें का दोनों में से एक करना होगा। 5 नंबर के हैं। ये 8वां भी 1 नंबर, इसमें भी आपको 5 नंबर दे होंगे। और ये भी आपका 9वें में भी 2 में से एक ही करने हैं, इसलिए एक क्वेश्चन अथवा लगा है, तो इसमें एक क्वेश्चन करना होगा। तो अब हम आपको ले चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आपने ऑब्जेक्टिव हल कर लिया। तो दूसरा का ये आ गया, निम्नलिखित शब्दावलियों को सही विकासीय क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपका आ गया प्राकरण, बीजाणु जनन, ऊतक और लघु बीजाणु, चतुष्क, प्राग मात्र कोशिका, नर युग्मक। तो ये आपकी ये शब्दावली दे दी गई है, इसको आप ये आपके क्रम से नहीं लिखे हुए हैं, तो इसमें आपको क्रम को दिखाना होगा। तो देखिए इसका क्रम क्या है, ये है आपका क्रम। क्या है क्रम? पहले है बीजाणु जनन ऊतक, फिर प्राग मात्र कोशिका, फिर लघु बीजाणु चतुष्क, फिर प्रागण नर युग्मक। ठीक है, ये है आपके क्वेश्चन का सेट। क्लियर? तो इस तरह से आपको दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा का खा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति वृद्धि कारकों का प्रयोग करते हुए अनिषेक जनन को प्रेरित करता है, तो आप प्रेरित अनिषेक जनन के लिए कौन सा फल चुनते हैं और क्यों? तो इसका खा का उत्तर देखिए, ये है आपका खा का उत्तर, ये है
कि यदि वृद्धि कारकों के प्रयोग करते हुए अनिषेक जनन है तो हम वृद्धि कारकों का प्रयोग द्वारा अनिषेक जनन हेतु यानी करने के लिए हम केले का चयन करेंगे क्योंकि यह बीज रहित होता है। ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन है आपका, देखिए ये है तीसरा क्वेश्चन, ये ग खंड है कि संकर पूर्व संकरण तथा परीक्षण संकरण में अंतर बताइए। तो ये आपका अंतर देखिए ये ग खंड का अंतर है कि जब किसी संकर का किसी भी जनक से संकरण कराया जाता है तो इसे संकर पूर्व संकरण कहते हैं, जबकि प्रथम पीढ़ी F1 जीव एवं सम युग्म की अप्रभावी लक्षण वाले होते हैं, लक्षण वाले जीव के मध्य में संकरण कराए गए परीक्षण क्रॉस कहते हैं। समझिए फिर से कि जब किसी संकर को किसी भी जनक से संकरण कराया जाता है तो इसे संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। ठीक है। जबकि प्रथम पीढ़ी F1 जीव एवं सम युग्म की अप्रभावी लक्षण वाले जीव के मध्य कराए गए लक्षण को परीक्षण संकरण कहते हैं। क्लियर। और अगला क्वेश्चन है आपका, ये प्रजाति एवं समिष्ट की परिभाषा दीजिए। प्रजाति एवं समिष्ट की परिभाषा। और तीसरा है ग्रीन हाउस गैसों के प्रमुख स्रोत। तो घा और अंगा का उत्तर देखिए ये है आपका, ये घा का है प्रजाति आकार के रूप से प्रथम व प्रजनन रूप से विलगित व्यष्टियों की एक या ज्यादा प्राकृतिक समिष्टियां होती हैं जो एक दूसरे से अत्यधिक मिलती जुलती हैं तथा आपस में एक दूसरे के बीच स्वतंत्र रूप से प्रजनन करते हैं। ठीक है। और अंगा खंड में है कि आपके ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस के नाम से यानी स्रोत बताने हैं कि ये ग्रीन हाउस जो गैस है कहाँ से निकलती है। तो अंगा का पहला, ये देखिए आप देख ही ले क्वेश्चन को, ये देख लें। ये क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस, ये कह रहा है ग्रीन हाउस गैसों के प्रमुख स्रोत के नाम बताना है आपको कि कहाँ से ये उत्सर्जित होती हैं, उस स्रोत का नाम बताना है। तो देखिए ये है कहाँ से, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड, ये चार गैसें आपके ग्रीन हाउस इफेक्ट वाली गैस हैं। और कहाँ से निकलती हैं ये आपको देखना है आप कि कहाँ से गैसें निकलती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड औद्योगिकरण से, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से निकलती है, औद्योगिकरण से, ये वाला। मीथेन खाद्यान्न तेल शोधन कारखानों एवं धान के खेतों से निकलती है मीथेन गैस। ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन देखिए क्या है, ये रेफ्रिजरेटर एवं एयर कंडीशनर निर्माण में प्रयुक्त होने वाली गैस से होता है। और नाइट्रस ऑक्साइड इन नाइट्रोजनी खाद्यों के प्रयोग से होता है। ठीक है। तो इस तरह से आपके ये है। अगला क्वेश्चन आ गया, अगला क्वेश्चन आ गया आपका ये तीसरा क्वेश्चन, दो नंबर के हैं, 4 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। कह रहा है कि शिशु का रुधिर वर्ग ये है, पिता का रुधिर वर्ग ये और माता का बी है। जनकों के जीनोटाइप मालूम कीजिए और अन्य संतति की प्रत्याशित जीनोटाइप की भी जानकारी प्राप्त कीजिए। ठीक है। ये चीज आपको पूछा जा रहा है। तो का खंड का उत्तर देखिए आपका ये है, रुधिर वर्ग की वंशागत मेंडल के नियमों के अनुसार इसकी वंशागत 2 या अधिक तुलनात्मक लक्षणों वाले जीन अर्थात एलील्स के पर निर्भर करती हैं। रुधिर वर्गों को स्थापित करने वाले प्रतिजन या उपस्थिति या अनुपस्थिति 3 जीन के कारण होती है। प्रतिजन ए के लिए जीन I1 IA, प्रतिजन बी के लिए जीन IV तथा दोनों के अभाव के लिए I0 यानी 0 उत्तरदायी होते हैं। एक मनुष्य में इनमें से कोई 1-2 प्रकार के जीन गुणसूत्र जोड़े पर एक निश्चित स्तर पर होते हैं। जीन IA और IB क्रमशः I0 पर प्रभावी होते हैं, जबकि जीन IA और IB में अप्रभाविता का अभाव होता है, अर्थात ये सह प्रभावी होते हैं। विभिन्न रुधिर वर्ग के व्यक्तियों के रुधिर वर्ग की जीनी संरचना निम्नलिखित तालिका के अनुसार ये है आपका। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है अपघटक किसे कहते हैं,
ये तीसरा खा खंड है, अपघटक किसे कहते हैं, जनन की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों। तो खा और गा ऑप्शन देखिए अब आपका। अगला है अपघटक, ठीक है, तो ये देखिए अपघटक आ गया। ये जीवमंडल के सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे जीवाणु, कवक। ये उत्पाद तथा उपभोक्ता के मृत शरीरों को सरल यौगिकों में अपघटित कर देते हैं, अतः इन्हें अपघटक कहते हैं। ठीक है, अपघटनकर्ता किसे कहते हैं, जो जीवमंडल में सूक्ष्म जीव होते हैं। ये जीवमंडल में सूक्ष्म जीव होते हैं और जैसे जीवाणु को, ये क्या करते हैं, उत्पादक तथा उपभोक्ताओं के मृत शरीर को नष्ट करते हैं, यानी सरल यौगिकों में अपघटित कर देते हैं, अतः इसे अपघटक कहते हैं। ये विभिन्न कार्बनिक पदार्थों को उनके सरल अवयव में तोड़ देते हैं। सरल पदार्थ पुनः भूमि में मिलकर के पारतंत्र और अजैविक घटक का अंश बनते हैं। और लैंगिक जनन के बारे में क्या है, लैंगिक जनन यह कह रहा है जनन की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों। तो जनन की सबसे अच्छी विधि है वो है लैंगिक जनन। ये देखिए गा खंड प्राय लैंगिक जनन की सबसे श्रेष्ठ विधि मानी जाती है। लैंगिक जनन के दौरान गुणसूत्रों की अदला बदली होती है, जिससे युग्मक में नए लक्षण विकसित हो जाते हैं तथा नए जीव का विकास होता है जो अपने जनकों से अलग होते हैं। अतः लैंगिक जनन जैव विकास में सहायक है। लैंगिक जनन द्वारा जीवों के जीवित रहने के अवसर अधिक होते हैं, क्योंकि आनुवंशिक विभिन्नता के कारण जीव अधिक क्षमतावान होता है। लैंगिक जनन से जीवों की संख्या में बढ़ती है, अतः लैंगिक जनन ही जनन की सबसे अच्छी विधि है। अगला क्वेश्चन है आसंग जनन क्या है, इसका क्या महत्व है। और अगला कह रहा है उष्णकटिबंधीय। तो पहला आसंग जनन देखिए क्या है। अलैंगिक जनन की एक सामान्य विधि जिसमें नए पौधे का निर्माण युग्मों के संलयन के बिना ही होता है, आसंग जनन कहलाती है। आसंग जनन में गुणसूत्रों के विसंयोजन व पुनः संयोजन नहीं होता, अतः इनके पौधे के लाभदायक गुणों को निश्चित समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। और देखिए अगला है परिकल्पनाएं किसे कहते हैं। ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के सबसे अधिक स्तर की जाति समृद्धि क्यों मिलती है, इसकी परिकल्पनाएं लिखिए। 3 परिकल्पना आपको लिखनी है। तो देखिए ये परिकल्पनाएं 3 आपकी इस प्रकार से हैं। पहला है जाति उद्भवन। आमतौर पर समय का कार्य शीतोष्ण क्षेत्र में प्राचीन काल से ही बार बार हिमनद होता रहा है, जबकि उष्ण कटिबंध क्षेत्र लाखों वर्षों से आबादित रहा है। इसी कारण जाति विकास तथा विविधता के लिए लंबा समय मिला है। उष्णकटिबंधीय पर्यावरण शीतोष्ण पर्यावरण से भिन्न तथा कम मौसमी परिवर्तन दर्शाता है। यह स्थिर पर्यावरण निकेत विशिष्टीकरण को प्रोत्साहित करता है, जिसकी वजह से अधिकाधिक जाति विविधता उत्पन्न हुई है। और तीसरा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से अधिक सौर ऊर्जा उपलब्ध है, जिससे उत्पादन अधिक होता है, जिससे परोक्ष रूप से अधिक जैव विविधता उत्पन्न हुई है। अगला क्वेश्चन है कि 4 का का खा गा घा आपको दिया गया है। उत्पादक और उपभोक्ता में अंतर बताइए। तो पहला क्वेश्चन है 4 का 3 नंबर आपको दिए जाएंगे। उत्पादक और उपभोक्ता में अंतर। तो उत्पादक किसे कहते हैं, देखिए ये है उत्पादक और उपभोक्ता। उत्पादकों की श्रेणी में वनस्पतियों को रखा गया है, क्योंकि ये स्वपोषी होते हैं। उपभोक्ता इसके अंतर्गत उन जीवों को रखा जाता है जो भोजन के लिए उत्पादकों पर निर्भर करते हैं, ये परपोषी होते हैं। अगला देखिए अंतर है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का स्वयं निर्माण कर लेते हैं, और प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है। इसमें उपभोक्ता में प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती, अतः स्वयं भोजन का निर्माण नहीं हो पाता है। उत्पादक एक ही प्रकार के होते हैं और ये कई प्रकार के हो सकते हैं। शाकाहारी द्वितीयक उपभोक्ता, शाकाहारी वो होता है जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है। द्वितीय उपभोक्ता वो होता है जो शाकाहारी को खाता है। तृतीय उपभोक्ता होता है जो शाकाहारी और प्राथमिक उपभोक्ता दोनों को चट कर जाता है। ठीक है, इस प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि अपशिष्टों की, अगला यहाँ पर अंगा में दिया गया था ये कि आप अपने घर, विद्यालय या अपने अन्य स्थानों के भ्रमण के दौरान अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं, तो उनकी एक सूची बनाइए। क्या आप उन्हें आसानी से कम कर सकते हैं?
क्यों ऐसे अपशिष्ट है, क्यों कौन ऐसे अपशिष्ट है जिन्हें कम करना असंभव है। तो आपको बनाने हैं कि कौन, आप जब जाते हैं तो देखिए अपशिष्टों की सूची बनाइए कौन कौन से, कपड़ा, कागज़, पॉलीथीन बैग, डिस्पोजल, कांकरी, एल्युमिनियम पन्नी, टिन का डिब्बा, शीशा। अपशिष्ट जिन्हें हम कम किया जा सकता है कागज़, कपड़ा। अपशिष्ट जिन्हें हम कम नहीं कर सकते वो एल्युमिनियम पन्नी, टिन का डिब्बा, डिस्पोजल, काकरी, पॉलीथीन बैग, शीशा, जिसको कम नहीं किया जा सकता। अब अगला क्वेश्चन गा खंड दिया हुआ है कि एक खंड देखिए गा खंड में है कि यदि द्विरज्जुक डीएनए में 20% आपकी साइटोसिन है तो एडेनिन की प्रतिशत मात्रा की गणना कीजिए। तो देखिए चारगाफ के नियम के अनुसार द्विरज्जुक में ATGC यानी AGTC यानी ये प्लस G और T प्लस C बराबर 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एडेनिन ग्वानिन बराबर साइटोसिन, यानी एडेनिन थायमिन बराबर ग्वानिन और साइटोसिन ये होता है। तो आपको साइटोसिन की मात्रा दी गई है कितनी, 20%। तो अगर साइटोसिन की मात्रा दे दी गई है 20%, तो ग्वानिन की मात्रा भी आपकी कितनी हो जाएगी, 20% हो जाएगी। तो 20 और 20 40, यानी ग्वानिन और साइटोसिन की मात्रा 20-20 बराबर हो गई तो 40% हो गया। तो अब 100 में से 40 सही हो गया एक सेट का। तो अब आपको क्या करना होगा, एडेनोसिन और ग्वानिन की मात्रा निकाल लेनी होगी। तो 100 में से 40 घटा देंगे तो बचा 60 ये जी यानी एडेनोसिन और ग्वानिन का हुआ। तो 60 को 2 जगह बांट दीजिए, 30-30 हुआ, है ना। ग्वानिन और एडेनिन की मात्रा बराबर होती है, तो ये आपके 60 में से जब 2 को बांटेंगे तो 30-30 होगा। ठीक है, ये चीज़ है। अगला क्वेश्चन आपका था ये देखिए, ये कि मेंडल द्वारा प्रयोग किए गए मटर के पौधे को चुनने का लाभ क्या है। तो देखिए लाभ क्या है कि ये एक वर्षीय पौधा है और इसे आसानी से बगीचों में उगाया जा सकता था। दूसरा ये है कि इनमें विभिन्न लक्षणों के वैकल्पिक रूप देखने को मिले। इसके स्वपरागित होने के कारण कोई भी अवांछित जटिलता नहीं आ पाई। नर व मादा एक ही पौधे में आसानी से मिल गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वपकारिता एवं परस्परता पर टिप्पणी लिखिए। तो स्वपकारिता एवं परस्परता पर टिप्पणी लिखना है। 5वां का का खा ग घ, ये 3-3 नंबर के, आप क ख ग घ ये आपके कितने 3-3 नंबर के होंगे। और यहाँ पर देखिए चौथा योगा नर और मादा एक ही पौधे पर मिल गए। और 5वां भी है कि ये पौधा अनुवांशिक रूप से शुद्ध था, वह पीढ़ी दर पीढ़ी इसके पौधे शुद्ध बने रहे। इस पौधे की एक पीढ़ी में अनेक बीज उत्पन्न होते हैं, अतः निष्कर्ष निकालने में आसानी रहती है। अब आपको सहोपकारिता और परस्परता पर टिप्पणी लिखना है। ठीक है, अब सहोपकारिता क्या है, यह 2 जातियों के मध्य अस्थायी संबंध होता है जिससे दोनों लाभान्वित होते हैं। यह एक विस्तृत प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्मजीव उच्च पादपों एवं जंतुओं के मध्य परस्पर सहयोग दिखाते हैं। सहजीवी सहोपकारिता इस प्रक्रिया में एक जीव दूसरे जीव को जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ देता है तथा दूसरा जीव इसे सरल रूप से आधा पचाकर पूर्ण पाचन के लिए पहले जीव को वापस कर देता है। जैसे मानव आंत्र में उपस्थित सूक्ष्म जीव बिना पचे हुए भोजन को पचाकर विटामिन व एमिनो अम्ल आदि मुक्त कर देता है। अन्य उदाहरण है सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण राइजोबियम जीवाणु द्वारा लेगुमिनेसी कुल की जड़ों में उपस्थित रह करके करता है। दूसरा है शैवाल और कवक के मध्य में सहजीवी से लाइकेन थैलस का निर्माण होता है। उच्च पादपों जैसे साइकस एवं नास्टाक व एनामिना का संबंध। ठीक है, इस तरह से आपके होते हैं। खा खंड है सिंड्रोम के बारे में। डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं, इसका कारण एवं लक्षण बताइए। तो आ गया आपका डाउन सिंड्रोम। यह रोग गुणसूत्रों की संख्या में अनियमितता के कारण होने वाले परिवर्तन से होता है। ठीक है, जब नाम तो है डाउन और डाउन माने डाउन माने कम आप नहीं समझेंगे, क्योंकि एक प्रकार के डाउन वैज्ञानिक हैं, उन्होंने ही खोजा था, इसलिए इसे डाउन सिंड्रोम कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक 46 के स्थान पर इसमें गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। यह अतिरिक्त गुणसूत्र 21वें समजात जोड़े में तीसरा बढ़ जाने के कारण
होता है, इसे डाउन संलक्षण भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त गुणसूत्र बच्चे की बुद्धि के सामान्य विकास को रोक देता है। संख्या में अधिक गुणसूत्र के कारण प्रायः अंड कोशिका के निर्माण में होने वाली गड़बड़ी के कारण हो सकता है। गुणसूत्र 47 वाली ऐसी संतान का मस्तिष्क अविकसित होता है, सिर गोल, होंठ नीचे की ओर लटका रहता है तथा माथा अनावश्यक रूप से चौड़ा होता है, त्वचा खुरदरी होती है, आंख तिरछी तथा पलकें वलित होती हैं और मुंह हर समय खुला रहता है। ये मंद बुद्धि होते हैं। इनके जन्नांग तो सामान्य होते हैं, किंतु पुरुष नपुंसक होते हैं। ये अनुवांशिक रोग एवं मंगोलिक बेवकूफ़ी या मंगोलियन जड़ता भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका खा खंड। तीसरा क्वेश्चन है आपका ग खंड का, क्या है? नस्ल शब्द। तो देखिए, नस्ल शब्दों से आप क्या समझते हैं, पशु प्रजनन के क्या उद्देश्य है? तो इसका देखिए ग खंड का है, पशुओं का वह समूह जो वंश तथा सामान्य लक्षणों जैसे सामान्य दिखावट, आकृति, आकार, संरूपण आदि में समान होता है, उसे नस्ल कहते हैं। पशु प्रजनन का उद्देश्य पशुपालन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। पशु प्रजनन का उद्देश्य पशुओं के उत्पादन को बढ़ाना और उनके उत्पादों की वांछित गुणवत्ता में सुधार करना। कृत्रिम प्रजनन द्वारा उच्च दुग्ध उत्पादन वाली नस्ल की मादाओं तथा उच्च गुणवत्ता वाले मांस प्रदान करने वाली नस्लों को सफलतापूर्वक जनित किया गया है, जिससे अल्पकाल में ही बड़ी संख्या में पशुधन में वृद्धि हुई है, संभव है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रूण और भ्रूण कोश में क्या अंतर है? तुलना करना है कि भ्रूण कोश और भ्रूण पोष में क्या अंतर है। तो देखिए, ये आपका भ्रूण कोश और भ्रूण पोष में अंतर यह है कि नंबर 1, बीजाणु अथवा गुरुबीजाणु के अंदर बनने वाले 4 गुरुबीजाणुओं में से एक क्रियाधारी गुरुबीजाणु से परिवर्धित होता है। आवृत्तबीजी पौधों का मादा युग्मोद्भिद है। और भ्रूण पोष देखिए क्या है कि आवृत्तबीजी पौधों में द्विनिषेचन से घटित द्वितीय केंद्रक के निषेचन अर्थात त्रिसंलयन से बने प्रायः त्रिगुणित केंद्रक से विकसित होता है। अनावृत्तबीजी पौधों में यह युग्मोद्भिद भी होता है। ठीक है, अगला देखें, ये प्रायः 8 केंद्रकों तथा कुछ जीवद्रव्य से बनी सदैव अगुणित संरचना है। यह अनगिनत केंद्रों वाली संरचना है जो प्रायः त्रिगुणित अथवा बहुगुणित होता है, किंतु अनावृत बीजों में ये अगुणित ऊतक के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन है कि ये मादा जनन इकाइयों को आश्रय देने वाली संरचना है। यह पोषक ऊतक है जो भ्रूण को बनते समय अपना अंकुरण के समय भ्रूण पोषण प्राप्त करता है। ये चौथा है, सभी आवृत बीजों के बीजाणु अवश्य होते हैं और ये बनता अवश्य है, किंतु द्विबीजपत्रियों में प्रायः बढ़ते हुए भ्रूण के द्वारा अवशोषित हो जाने से सभी बीजों में नहीं होता, जबकि बीजपत्री बीजों में प्रायः होता है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन हो गए। अब आपको क्वेश्चन देना है, अनिषेक फलन एवं बहुभ्रूणता पर निबंध लिखना है, यानी टिप्पणी लिखनी है। अनिषेक जनन और बहुभ्रूणता, आधुनिक मानव पर टिप्पणी, वृषण एवं अंडाशय के प्रमुख कार्य और आपके विचार से किशोरों में ड्रग के सेवन। तो ये आपके 4 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है अनिषेक फलन। यह शब्द नॉल ने दिया था। अनिषेक फलन का किसने दिया था? नॉल ने। अंडाशय से बिना निषेचन के फल निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं? अनिषेक फलन, यानी बिना निषेचन का फल। तथा ऐसे फलों को अनिषेक फलनी फल कहते हैं। यह फल बीज रहित होता है, जैसे अंगूर, केले तथा अनानास में प्राकृतिक अनिषेक फलन होता है। अनिषेक फलन को हार्मोन जैसे ऑक्सीजन तथा जिबरेलिन के छिड़काव से भी प्रेरित किया जाता है। अनार, नारियल या उन
फलों में जिनमें खाने योग्य भाग बीज का है आने से फलनी फल कहते हैं। और बहुभ्रूणता किसे कहते हैं? एक बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूणों का उत्पन्न होना बहुभ्रूणता कहलाता है। अनावृत बीजी पौधों में यह सामान्य घटना है, परंतु आवृत बीजी पौधों में काफ़ी कम पाई जाती है। बहुभ्रूणता की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने 1791 में संतरे के बीजों में की थी। यद्यपि एक बीज में बहुत सारे भ्रूण विकसित हो जाते हैं, परंतु इनमें से एक ही भ्रूण सक्रिय होकर के पौधों के अगली पीढ़ी को जन्म देता है। ठीक है। और ये निम्न प्रकार से पहले है सरल बहुभ्रूणता। इस प्रकार के बहुभ्रूणता से बीजांड में एक से अधिक भ्रूणपोष बनते हैं, जिनमें निषेचन के बाद आने से तांड बनते हैं। प्रत्येक में भ्रूण का निर्माण होता है, जैसे ब्रेसिका में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, आधुनिक मानव या होमो सेपियंस मानव के बारे में टिप्पणी लिखना है आपको। तो देखिए, आज से लगभग 10,000 वर्ष पूर्व आखिरी हिमयुग के पश्चात आधुनिक मानव का विकास क्रो-मैग्नान मानव से हुआ। क्रो-मैग्नान मानव के बाद का उद्विकास मुख्यतः सांस्कृतिक विकास का काल है। इनका माथा चौड़ा, चेहरा सुंदर तथा सीधा तथा थोड़ी स्पष्ट रूप से उभरी होती है। कपाल गुहा का आयतन 1450 सीसी यानी क्यूबिक सेंटीमीटर। ये कृषि तथा पशुपालन करते हैं। इसके पश्चात मानव सभ्यता का विकास हुआ। मानव के सांस्कृतिक विकास को 3 कालों में बांटा गया है। कौन कौन से? पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो पूर्व पाषाण काल का क्या है? ये इस युग में पत्थर व हड्डियों के औजार का प्रयोग किया जाता था। मध्य पाषाण काल जंतुओं को पालतू बनाने का युग है। मानव ने पढ़ना तथा लिखना सीखा, प्रारंभिक खेती भी करना सीखा। और नवपाषाण काल देखिए क्या है। नवपाषाण काल या नियोलिथिक काल खेती का ज्ञान का युग। इस काल को भी 2 युगों में बांटा गया, तांबा युग और लौह युग। आज तांबा और तथा लौह युग आज का युग है। और अगला क्वेश्चन कह रहा था वृषण के कार्य बताइए। तो ये तीसरा गा खंड है, वृषण का कार्य। तो देखिए, वृषण की सटौली कोशिकाएं शुक्रजनन कोशिकाओं तथा शुक्राणुओं को पोषण करती हैं यानी पोषण देती हैं। पहला है, वृषण की जनन कोशिकाएं शुक्रजनन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। वृषण की अंतराली कोशिकाओं में एंड्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। ये द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को प्रभावित करती हैं। और अंडाशय के कार्य, अंडाशय की प्राथमिक पुटिका की प्राथमिक अंडक कोशिका के अंडजनन द्वारा अंडाणु का निर्माण करता है। दूसरा, अंडाशय की ग्राफेन पुटिका से एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है, यह अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है। और तीसरा है, अंडोत्सर्ग के फलस्वरूप मुक्त अंडाणु का निषेचन होने पर ग्राफियन पुटिका की शेष कोशिकाएं कार्पस लुटियम नामक अंतःस्रावी ग्रंथि बनाती है। इससे स्रावित प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन गर्भाशय में निषेचित अंडाणु को स्थापित करने में सहायक होता है। और अगला क्वेश्चन है किशोरों में। ये देखिए, आपके विचार से किशोरों में एल्कोहल एवं ड्रग के सेवन के लिए क्या प्रेरित करता है, इसे कैसे बचाया जाता है? तो देखिए, कैसे बचाया जा सकता है। ये है, किशोरों की प्राकृतिक जिज्ञासा, जोखिम उठाने तथा उत्तेजना के प्रति आकर्षण का प्रयोग करने की इच्छा उन्हें ड्रग और अल्कोहल के लिए प्रेरित करते हैं। किशोर ड्रग और अल्कोहल के प्रभाव को लाभ के रूप में देखते हैं, जिससे समस्या और अधिक जटिल हो जाती है। पहली बार किशोर इनका प्रयोग जिज्ञासा के कारण करता है, परंतु बाद में समस्याओं का सामना करने से बचने के लिए इनका प्रयोग करने लगता है, यानी इसका उपयोग करने लगता है। अन्य कारण है, असफलता को स्वीकार करने में शर्म, झिझक, रोल मॉडल की नकल, शैक्षिक व अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन का दबाव, साथियों का दबाव आदि। समकक्षों की अनुचित दबाव, भावनात्मक याचना को न कहना,
सीखना चाहिए। सफलता असफलता को सहज रूप से स्वीकारें। ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाएं। नैतिकता के पथ पर चलने में गर्व का अनुभव करें। इनसे बचने के लिए उस स्थिति की पहचान करना सबसे उत्तम है जो किशोरों को अल्कोहल या ड्रग के सेवन की ओर ढकेलती है। बच्चे की पसंद का सम्मान कर उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चे को उसकी क्षमता से अधिक करने के लिए अनावश्यक दबाव नहीं डालना चाहिए, यानी ज़्यादा अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। बच्चों को समस्याओं और दबावों का सामना करने की शिक्षा और परामर्श देना चाहिए। इस तरह से आप किशोरों को बचा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्थानांतरण के दौरान राइबोसोम की 2 प्रमुख भूमिकाओं की सूची बनाइए। यह अकेला पीढ़ी का एकांतरण क्या है? एक आवृत्तबीजी पौधे के जीवन इतिहास का केवल रेखांकित चित्र की सहायता से आपको देना है। तो ये देखिए आपको दिया गया है, ये रेखांकित है। इस प्रक्रिया में अमीनो अम्ल का स्थानांतरण बहुलकन से पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होता है। अमीनो अम्ल के क्रम व अनुक्रम संदेशवाहक आरएनए में पाए जाने वाले क्षारों के अनुक्रम पर निर्भर करते हैं। अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। स्थानांतरण प्रक्रिया पूर्ण होने पर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला राइबोसोम में पृथक हो जाती है। ये स्थानांतरण में राइबोसोम की भूमिका। राइबोसोम का छोटा सब यूनिट एमआरएनए के प्रथम कोडान एयूजी के साथ बंधित होकर के समारंभ कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसकी पहचान प्रारंभक टीआरएनए द्वारा की जाती है। अमीनो अम्ल टीआरएनए से जुड़कर के एक जटिल रचना बनाते हैं जो आगे चलकर के टीआरएनए के प्रति प्रकूट के से पूरक क्षार युग्म बनाकर एमआरएनए के उचित अनुवांशिक कोडान से जुड़ जाते हैं। राइबोसोम के बड़े सब यूनिट पर टीआरएनए अणुओं के जोड़ने के लिए 2 खांच होते हैं। इसे पी साइट या दाता स्थल और ये साइट या ग्राही स्थल कहते हैं। ठीक है, पी साइट पर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को साधारण करने वाला ट्रांसफर आरएनए जुड़ता है और ये साइट पर अमीनो अम्ल टीआरएनए पर जुड़ता है। बड़े सब यूनिट के पेप्टाइड सिंथेटेज एंजाइम पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के अमीनो अम्ल के COOH तथा अमीनो एसिड टीआरएनए के अमीनो अम्ल के NH2 के मध्य पेप्टाइड बंध बनाता है। अथवा करके ये दिया गया है, ये आप अथवा करके देख लेंगे। और अगला क्वेश्चन है, एमनिऑन के 4 प्रमुख कार्य लिखना है आपको। अथवा परपरागण से होने वाले लाभ। ठीक है, तो देखिए भ्रूण की देह के बाहर विकसित होने वाले झिल्लियाँ अथवा कलाओं को भ्रूण वही कला कहते हैं। ये भ्रूण के प्रवर्धन एवं जीवन के लिए विशेष कार्य करते हैं, परंतु भ्रूण के अंगोत्पादन में भाग नहीं लेते हैं। जन्म अथवा डिंबोद्गमन के समय इनका निष्कासन हो जाता है। मानव तथा अन्य सभी स्तनियों सरीसृपों पक्षियों में 4 भ्रूण बहिस्थ कलाएं या गर्भ झिल्लियाँ निर्मित होती हैं। ये चारों भ्रूणीय कलाएं इस प्रकार हैं। पहला है उल्ब। पहला क्या है? उल्ब है। यह कला भ्रूण को चारों ओर से घेरे रहती है। भ्रूण के चारों ओर की इस गुहा को उल्ब गुहा कहते हैं। इस गुहा में एक तरल पदार्थ भरा रहता है जिसे उल्ब तरल या एमनियोटिक तरल कहते हैं। इस तरल में मंद गति होती है जिसके कारण भ्रूण के अंग परस्पर चिपकते नहीं हैं। इस कारण एमनियोटिक तरल भ्रूण के अंगों में विकृति उत्पन्न होने से बचाता है। ये निम्नलिखित कार्य करते हैं। पहला है, एमनियोटिक तरल भ्रूण को बाह्य आघातों से रक्षा करता है। दूसरा, एमनियॉन भ्रूण को कवच एवं भ्रूण बाहित कलिकाओं से पृथक कर इनमें चिपकने से रोकता है। तीसरा, एमनियोटिक तरल में डूबे रहने से भ्रूण के सूखने का भय नहीं होता। और चौथा, एमनियोटिक तरल में होने वाली मंद गति के कारण अंग आपस में चिपकते नहीं हैं। दूसरा प्रकार के हैं चर्मिका। करियान में तीव्र
वृद्धि तीव्र गति से होती है या एमनियॉन के बाहर की ओर निर्मित होती है। कैरियन जरायुज का निर्माण करती है। एमनियॉन तथा कैरियन के बीच की गुहा को कैरियोनिक गुहा कहते हैं। कैरियोनिक के एक्टोडर्म या ट्रोफोब्लास्ट की बाह्य स्तर पर दीर्घ अंकुर उत्पन्न होते हैं जिन्हें कैरियोनिक अंकुर कहते हैं। ये अंकुर गर्भाशय के भित्ति में धंस जाते हैं। इन्हें रसांकुर भ्रूण के पोषण, श्वसन तथा उत्सर्जन में सहायक है। कैरियन से एक हार्मोन कैरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन का स्राव होता है जो प्लेसेंटा विकसित होने तक डिंब ग्रंथि में कार्पस ल्यूटियम को सक्रिय रखता है। और तीसरा है पीतक कोष। पीतक कोष क्या है? पीतक कोष मानव का पीतक कोष छोटा होता है और यह भ्रूण बाह्य गुहा द्वारा चर्मिका से पृथक रहता है। स्तनियों के भ्रूण में पीतक नहीं होता। पीतक कोष में रुधिर निर्माण होता है। विकास के अंतिम प्रावस्था में जब अप्रापोषिका विकसित हो जाती है तब पीतक कोष छोटा होने लगता है और धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। और चौथे प्रकार का जो है मानव के भ्रूण में अप्रापोषक एवं अवशोषी अंग के रूप में होते हैं। अन्य स्तनियों में अप्रापोषक स्प्लैंक्नोप्लूरर से निर्मित होता है। ये स्प्लैंक्निक मेसोडर्म कैरियन से मेसोडर्म स्तर के संपर्क में आकर के इससे समेकित हो जाते हैं। इस प्रकार एक मिश्रित भित्ति निर्मित होती है जिसे एलेंटोकोरियन कहते हैं। एलेंटोकोरियन एलेंटोइक प्लेसेंटा की उत्पत्ति में भाग लेते हैं। पीतक कोष या एलेंटोइस के वृत्त संयुक्त रूप से नाभि रज्जु का निर्माण करते हैं। ठीक है। अगला था परपरागण से लाभ एवं हानि आपको बताने थे। तो परपरागण से लाभ एवं हानि देखिए क्या है। इसके लाभ, परपरागण से अनेक लाभ होते हुए भी परपरागण से निम्नलिखित हानियां हैं। पहला है परपरागण की क्रिया अनिश्चित होती है क्योंकि परागण के लिए यह जलवायु एवं जंतु पर निर्भर करती है। परागित करने वाले साधनों के समय पर उपलब्ध न होने पर अधिकांश पुष्प परागित होने से रह जाते हैं। तीसरा है परागण के लिए पुष्पों को दूसरे पुष्पों पर निर्भर रहना पड़ता है। चौथा है कीटों को आकर्षित करने के लिए पुष्पों को चटकीले रंग, बड़े दल, सुगंध तथा मकरंद उत्पन्न करना पड़ता है जिन सब में अधिक पदार्थ का अव्यय होता है तथा अधिक ऊर्जा का ह्रास होता है। तो भाई कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना ही पड़ता है, क्या करें, है ना। परपरागण पुष्पों विशेषकर वायु परागित पुष्पों में परागकण अधिक संख्या में नष्ट होते हैं और परपरागण बीज सदैव संकर होते हैं। यहाँ पर एक चीज बताया गया था कि स्तनियों में एलेंटोइस मूत्राशय का कार्य नहीं करती है। अच्छा ठीक है, ये भी इसमें था। अच्छा लाभ देखिए क्या है परपरागण से। परपरागण से लाभ क्या है? परपरागण से निम्नलिखित लाभ है। नंबर 1, परपरागित पुष्पों से बनने वाले फल बड़े, भारी एवं स्वादिष्ट होते हैं तथा इनमें बीजों की संख्या अधिक होती है। परपरागण से उत्पन्न बीज भी बड़े, भारी, स्वस्थ एवं अच्छे नस्ल वाले होते हैं। इनकी उपज क्षमता अधिक होती है ना। ये सब आप देख लें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला अनुलेखन, बहुरूपता, स्थानांतरण और जैव सूचना या ऊतक संवर्धन पर आपको टिप्पणी लिखना है। तो देखिए पहला है अनुलेखन। अनुलेखन क्या है? डीएनए के रज्जुक में कूट के रूप में निहित आनुवांशिक सूचनाओं का एमआरएनए में प्रतिलिपिकरण अनुलेखन कहलाता है। इस क्रिया के लिए आरएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम सहायक होता है। सर्वप्रथम आरएनए रज्जुक अलग होकर के सांचे के समान कार्य करने लगते हैं जिसके अनुसार नई श्रृंखला में क्षारक क्रम व्यवस्थित होते हैं और हाइड्रोजन बंधों द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। दूसरा है आपका बहुरूपता। जिन संख्या में आनुवांशिक उत्परिवर्तनों का उच्च आवृत्ति में होना बहुरूपता कहलाता है। ऐसे उत्परिवर्तन डीएनए अनुक्रमों के उत्परिवर्तन होने के कारण उत्पन्न होते हैं तथा पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होकर एकत्रित होते हैं तथा बहुरूपता के कारण बनते हैं।
बहुरूपता अनेक प्रकार की होती है तथा इसमें एक ही न्यूक्लियोटाइड अथवा बृहद स्तर में परिवर्तन होता है। अगला स्थानांतरण mRNA न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला का अमीनो अम्ल की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में परिवर्तित होना स्थानांतरण कहलाता है। यह प्रक्रिया राइबोसोम पर प्रोटीन संश्लेषण के दौरान होती है। इसमें सर्वप्रथम एंजाइम एटीपी द्वारा अमीनो अम्लों का सक्रियकरण होता है। सक्रिय अमीनो अम्ल ट्रांसफर आरएनए तक स्थानांतरित होते हैं। वह संश्लेषण आरंभ हो जाता है। तत्पश्चात पॉलीपेप्टाइड अनुक्रम स्थानांतरित होते हैं। ट्रांसफर आरएनए अणुओं के मध्य उपस्थित पेप्टाइड स्थल पर पेप्टाइड बंध निर्मित होते हैं। चौथा है जैव सूचना विज्ञान। जैव सूचना विज्ञान वह क्षेत्र है जिसके अंतर्गत जीवों में जीनोम संबंधी आंकड़ों का संग्रह विश्लेषण द्वारा किया जाता है। जैव सूचना विज्ञान कहलाता है। इसमें मानव जीनोम के मानचित्र बनाए गए हैं। वह डीएनए के अनुक्रमों को पंक्तिबद्ध किया जाता है। इसका उपयोग कृषि सुधार, ऊर्जा उत्पादन, पर्यावरण सुधार, स्वास्थ्य सुरक्षा आदि में किया जाता है। ठीक, अथवा ऊतक संवर्धन। ये देखिए, ये आपका ऊतक संवर्धन है। ठीक है, तो इस तरह से यह वीडियो आपके लिए यहीं पर जो बनाया गया वो समाप्त हुआ। हम फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल।